नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 राजस्थान। खास मुलाकात कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आन बान शान में माना जाता है राजस्थान का नाम भारतवर्ष में सबसे ऊपर है, लेकिन जब इतिहासकार बात करते हैं तो वो कहते हैं कि अगर बात स्वाभिमान की आती है तो मेवाड़ का नाम उससे भी ऊपर आता है। और हमारा सौभाग्य है कि आज हम उस जगह पर हैं जिसे हम मेवाड़ की पावन धरती कहते हैं, और हमारे साथ हैं मेवाड़ के पूर्व राज्य परिवार के सदस्य लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ जी। बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। लक्ष्यराज जी, आज हम इस जगह पर हैं, मेवाड़ की उस धरती पर, उस महल में हैं। इस जगह ने उन लोगों को देखा है अपनी आन और बान और स्वाभिमान को बचाते हुए जिन्होंने एक मिसाल कायम की थी। मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जो मैं आपको स्वयं खुद ही ये बात कहने वाला था। इंसान जब इस चीज को सुनता है और अपनी आत्मा तक पहुंचती है तो फिर आगे जो है वो स्मृति खुद ही जो है वो क्या सोचे, उस असमंजस में जो है वो कहीं ना कहीं पड़ जाती है। जब मैं ये सोचता हूँ कि मैं महाराणा प्रताप के वंशज के साथ बैठा हूँ, मैं महाराणा प्रताप की धरती पर बैठा हूँ, उत्तराधिकार के साथ उत्तरदायित्व भी आते हैं जी। तो आप इस सबको कैसे महसूस करते हैं? इसके अंदर मेरे पास दिल दिमाग के अंदर जो है वो केवल एक ही जो है वो शब्द मेरे दिमाग में आता है, और वो है जिम्मेदारी। जो हम हमारे पुरखों को जब देखते हैं, उनकी जो है किस्से हम लोग सुनते हैं, जब उनकी हकीकत के बारे में हम लोगों को बताया जाता है, तो उस चीज़ से सिर्फ एहसास इसी चीज़ का हुआ कि अपनी परंपराओं के प्रति एक समर्पण होना एक अपनी जगह के ऊपर बात होती है, दूसरी तरफ पर जो है उसके प्रति एक जिम्मेदारी का एक भाव होना वो कितना ज़्यादा आवश्यक है। इसके लिए हमारे बड़े बुजुर्ग जो हैं, हमारे माता पिता जो हैं, वो इसके लिए हमारे लिए जो है एक प्रेरणा के स्रोत बनते हैं। उन लोगों से हमने मतलब कभी इतना बातचीत में जो है वो नहीं सीखा जितना उनको देख कर सीखा है। कैसे जब उनके सामने जो है वो हालात और परिस्थितियां जो थी वो विपरीत थी, और कैसे उन्होंने उन चुनौतियों का सामना किया बिना अपने स्वाभिमान को जो है किनारे करे, बिना अपने मूल्यों को, अपनी परंपराओं को, अपने संस्कारों को किनारे करे, कैसे उन्होंने उन चीज़ों को जो है उनका सामना किया। ये चीज़ हम लोग सीखते हैं। तो केवल हर दिन दिल दिमाग और मन के अंदर जो बात आती है वो ये आती है कि जो भी कार्य करो बहुत ही सूझबूझ के साथ में करो, और उसको जो है बड़े जिम्मेदारी के साथ में करो। लक्ष्यराज जी, एक जो पब्लिक का परसेप्शन होता है कि राज परिवार, लेकिन परवरिश तो एक अलग तरह से ही होती है। हर परिवार की एक परवरिश की एक परंपरा होती है। आपको कब महसूस हुआ था पहली बार कि हाँ, मैं राज परिवार का हिस्सा हूं? ईमानदारी से कहूं तो आज भी जो है वो कहीं ना कहीं जो है जब आप पूछते हैं ना, तब जो है ये दिल दिमाग के अंदर जो है ये सवाल आता है और ऐसा महसूस होने लगता है। और इस चीज़ के लिए मैं पुनः जो है वो मेरे माताश्री और पिताश्री को जो है वो मैं श्रेय देना चाहूँगा, और ये कहना चाहूँगा कि उन्होंने हमेशा जो है किस घर के अंदर या किस परिवार के अंदर पैदा होना जो है, देखिए वो एक ईश्वर की और एक कुदरत की जो है वो मेहरबानी है। पर जो चीज़ आपको मिली और जिस जगह के ऊपर आप हैं उसका आप कितने अच्छी तरीके से निर्वाह कर सकते हैं, इसके अंदर हमारे को जो है वो प्रयासरत रहना चाहिए। तो मैं यही सोचता हूँ कि जो एक 1500 साल पुराना एक इतिहास चलता हुआ आ रहा है, तो उनको जो है एक उदाहरण के तौर के ऊपर जब लेते हैं, और एक जब लोग जिस भाव से उम्मीद की जो जिम्मेदारी ईश्वर ने दी है और यहाँ आने के बाद में जो लोगों ने हमारे को जिन चीज़ों का एहसास कराया है, उसको जो है हम अच्छी तरह से जो है उस कार्य को करें और ईमानदारी से उस कार्य को करें। ये तो आपका परसेप्शन हुआ। स्कूल या कॉलेज में जब आप बाकी बच्चों के साथ पढ़ रहे थे, कोई किस्सा ऐसा जब आपको वहां ऐसा महसूस कराएगा कि नहीं आप खास हैं? लोग जो थे ना, खुद ही पहले दिल दिमाग और आत्मा में हजारों किलो का वजन डालकर पहले से ही बैठे हुए थे। तो जो चीज मुझे खास तो मेरे को पता नहीं, पर जो भी खास का उल्टा होता है उसका एहसास जरूर हो गया मुझे। खास होने का हुआ हो नहीं हुआ हो, तो जब मैं वहां पहुंचा तो मेरे को सबसे पहले तो आभास ये हुआ कि लोगों ने समझा कि इसके 6 हाथ 10 मुंह, मतलब ये कोई अलग ही विचित्र प्राणी है जो किसी तीसरे गोले से आया हुआ हो। तो पहले मुझे उन लोगों का जो ये अटपटा सा जो एक व्यवहार था मेरे प्रति, वो मुझे समझ में नहीं आया कि ऐसा क्योंकि जब तो मैंने कुछ किया नहीं, ना मेरी किसी से वार्ता, ना मेरी किसी से चर्चा, ना मेरी पहले किसी से कोई मुलाकात। तो तब मेरे को बड़ा अजीब लगने लगा। पर फिर मेरे को धीरे धीरे समझ में आने लगा कि लोगों ने जो है पहले ही अपने दिल दिमाग के अंदर धारणाएं बना रखी थी, और पहले ही उन लोगों ने जो है सोच रखा था कि ये लोग बदतमीज होंगे या सीधे मुंह हमारे से बात नहीं करेंगे, विनम्रता से इनका कोई वास्ता नहीं होगा, सादगी से इनका कोई लेना देना नहीं होगा, क्योंकि ये जिस परिवार से आते हैं। तो ये सारी गलतफहमियां बहुत सारी जो थी दिल दिमाग के अंदर लोगों को, तो इस चीज ने मुझे जरूर खास बना दिया। तो इसमें मैं केवल बच्चों की ही चर्चा नहीं कर रहा हूं, मैं अध्यापकों की भी बात कर रहा हूं। उन लोगों की भी बहुत गलत धारणाएं थी।
तो और हमारे वो संस्कार थे नहीं, तो मतलब जब हम वहां पहुंचे पर यह पता किसको पड़े। अब या तो ये उन लोगों ने जो है वो टीवी पे या अन्य सीरियल्स में या सिनेमा में जो है वो जिस तरीके से जिन चीजों को दर्शाया जाता है तो आदमी के जो है वो दिल दिमाग के अंदर वो धारणा बन जाती है। पर फिर जैसे जैसे जो है वो चीज आगे बढ़ती चली गई और वो लोग भी समझते चले गए, तो ये चीजें जो है वो वैसे वैसे जो है वो बेहतर होती गई। और आज की तारीख में कुछ चंद चुनिंदा जो दोस्तियां हैं वो भी उसी उम्र की भी आज साथ में रहती हैं। तो कुछ ऐसे दोस्त जिनका आज भी आपके साथ हैं, जो जिनका इस चीज का फर्क नहीं पड़ता कि वो आप नहीं देखिए बिल्कुल, आज चाहे कोई भी हो, दोस्त हो या अन्य लोग हो, उससे अगर आप मेरे से ईमानदारी से पूछेंगे, मेरे दिल से पूछेंगे कि उसके अंदर ऐसा कभी भी कोई अभाव ना मेरी तरफ से कभी रहा ना जो है वो उनकी तरफ से कभी रहा। पर इसके अंदर एक खूबसूरत बात यह है कि मेरे जो कक्षा के जो मित्र थे ना वो थोड़े कम थे, क्योंकि कक्षा से और किताबों से जैसे मैंने कहा मेरा वास्ता कम रहा, मेरे खेल कूद के मैदान से जो है वो वास्ता ज्यादा रहा। तो जो मेरे क्रिकेट के मैदान के ऊपर जो दोस्त मेरे बने वो मतलब जो है जीवन के सबसे अच्छे और सबसे खूबसूरत दोस्त जो है वो मेरे उस खेल से जो है वो निकल कर जो है वो आज भी हमारे साथ में जो है वो लोग हैं, और वही उसी चीज का आनंद है, उसी चीज का स्वाद है। क्रिकेट के मैदान पे भी अभी हम आपसे बात करेंगे। खास मुलाकात में यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। खास मुलाकात में हम बात कर रहे हैं लक्ष्यराज सिंह जी मेवाड़ से। लक्ष्यराज जी, ब्रेक के पहले बात कर रहे थे हम खेल के मैदान की, क्रिकेट के मैदान की और दोस्तों की। क्रिकेट के मैदान में भी आपने एक कोई 40 साल पुराना क्रिकेट का रिकॉर्ड तोड़ने का भी एक किस्सा है। ये मतलब वाकई में बहुत कम लोगों को इस चीज की जानकारी है, और आज आपने इसके बारे में पूछा, ईमानदारी से बड़ा अच्छा लगा। ये मेरे उन चुनिंदा खुशी के पलों में से है जो व्यक्तिगत तौर के ऊपर आदमी जब किसी चीज को हासिल करता है अपनी निजी काबिलियत के ऊपर, तब बड़ा अच्छा लगता है। और वो ऐसे क्षेत्र के अंदर जहां हमें भी दिलचस्पी हो। ये मेरे स्कूल के जमाने का जो है वो एक किस्सा है, और ये उस समय की जो है ये बात है। 17-18 साल की कोई उम्र रही होगी उस समय पे, जब हमारे संस्था ने, मेयो कॉलेज ने जो है मेरे को विदेश भेजा था एक एम्बेसडर के रूप में क्रिकेट खेलने के लिए अन्य एक दूसरी संस्था के अंदर, यूके के अंदर। जब उधर के अध्यापक ने चिट्ठी हमारे अध्यापक को लिखी थी तो ये कह के लिखी थी कि आप किसी को भेजें तो ऐसा भेजिएगा जो क्रिकेट के अंदर अच्छा हो। और 3 महीने का जो था ये दौर था, वहां पर मैं 3 महीने के लिए रहा था। मेरे लिए एक बिल्कुल ही अलग तरीके का माहौल और मंजर था, जब इतना कभी कुछ इतने लंबे समय के लिए नहीं देखा, क्रिकेट ऐसा विदेश में जाके कभी नहीं खेला और ऐसी व्यवस्थाओं को कभी जीवन में जो है वो नहीं देखा था। तो बड़ा सब कुछ अलग अलग था, और सब वहां पे खिलाड़ी भी बहुत अच्छे थे। ऐसा विकेट कीपर बल्लेबाज? मैं विकेट कीपर बल्लेबाज था, बिल्कुल। और तो बड़ा मतलब जो था वो माहौल अलग था, मौसम, हालात, सारी कुछ चीजें अलग थी, पर फिर भी जो है वो प्रभु का नाम लिया और शुरुआत करी। उन 3 महीने के अंदर हम लोगों ने जो है 17 गेम खेले थे, और उस पूरे सीजन के अंदर 17 ही गेम हुए थे। और उन 17 गेमों के अंदर मैंने जो है वो 41 डिसमिसल्स करे थे एज ए विकेट कीपर, जिसके अंदर 30 तो कैचेस थे और 11 स्टंपिंग थी 17 गेम्स में। जो और वो 40 साल पुराना रिकॉर्ड था, आज से 20-22 साल पहले जो, या 25 साल पहले जो मैंने तोड़ा था, जो इत्तेफाकन अभी कोरोना से पहले जब मेरा उसी संस्था के अंदर वापस जाना हुआ था, तो जब मैं पवेलियन में गया तो आज भी वो रिकॉर्ड बराबर उन्होंने बाकायदा जो है उसको सजाकर वहां पे लिखा हुआ है। और जो पहले तोड़ा था उसको मेरे नाम से आज भी दर्ज किया गया है कि 17 गेमों के अंदर इस व्यक्ति ने 41 जो है वो डिसमिसल्स किए थे एज ए विकेट कीपर, 30 कैचेस और 11 स्टंपिंग्स के, जो आज भी है। और एक गेम के अंदर मेरे 7 कैच थे, जो एक अलग स्पेशल मेंशन के तौर के ऊपर जो है उसको जो है वो लिखा गया। और ये उन उपलब्धियों में से है जहां जो है वो आप अपनी संस्था का, अपने देश का, अपने स्थान का, अपने जगहों का जो है जब आप नाम रोशन कर वापस आते हैं तो बड़ी खुशी होती है। लक्ष्य जी, आपने तो सचिन तेंदुलकर, युवराज सिंह, धोनी, मतलब सबको बहुत पास से देखा हुआ है क्रिकेट के मैदान में। आपका फेवरेट प्लेयर कौन रहा है और क्यों?
लेकिन नहीं, देखिए मैं कोई नहीं होता, ना मेरे में इतना कोई जानकारी है, ना मेरे में इतना कोई इल्म है कि मैं इनमें से किसी के ऊपर भी मैं कोई टिप्पणी करूँ। नहीं, खेलते हैं तो अपना एक फेवरेट होता है। नहीं, वो शैली में पसंद होती है, वो सही है, गेम पसंद होता है, वो सही है। पर मैं मतलब जो है इस सवाल का बड़े जिम्मेदारी के साथ में जवाब देना चाहता हूँ। देखिए पसंद नापसंद इतने आसानी से आदमी कह भी दे तो वो भी चीज ठीक नहीं, ऐसा मैं मानता हूँ। पर जैसे कि आपने कहा और मैंने भी आपको बताया कि मैं विकेट कीपर था और मेरे को विकेट कीपिंग का बहुत ज्यादा जो है वो शौक था भी और आज है भी। पर मुझे जो है वो नयन मोंगिया जी जो है वो बहुत ज्यादा पसंद हैं। और अगर मैं कहूँ तो किसी को नकल करने में अगर मैंने अकल लगाई तो वो नयन मोंगिया जी होंगे। और आज मेरे को खुशी की बात यह है कि उस जमाने में जो है उनको स्टेडियम से देखा करते थे, आज उन लोगों को जो है रूबरू जानने का मौका मिला, उनके साथ में बैठने का जो है वो मौका मिला। उन्होंने जो है वो मुझे बड़े प्यार से और अपनेपन से जो है उनके वर्ल्ड कप का जो टी शर्ट है वो मुझे जो है उनके दस्तखत करके मुझे जो है वो भेंट किया। तो हम लोग जब खेलते थे तो विकेट कीपिंग के अंदर उन्हीं से जो है काफी हद तक जो है वो प्रेरणा लेते थे। तो एक लेवल पर आकर के आपने क्रिकेट का मैदान छोड़ दिया, मतलब एक्टिव प्लेयर आप प्रोफेशनल आपने खेलना बंद कर दिया जी। आपको कभी लगता नहीं है कि खेल रहा होता तो मैं झूठ नहीं बोलूंगा, वो दिल में जरूर आई बातें। और वो उसी दौर में आई थी जब मैंने स्कूल का क्रिकेट खत्म किया था और आगे कॉलेज के लिए तैयारी कर रहे थे। तो उस समय पे जो है वो बड़ा वो लग रहा था कि नहीं, जब मैं खेल सकता हूँ, मैं अच्छा खेल सकता हूँ, ये चीज़ मुझे विरासत में भी मिली है और मेरे रगों में भी है। मेरे दादाश्री भी खेलते थे, मेरे पिताश्री भी खेलते थे। उन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट के अंदर फादर और सन का आज भी जो है वो रिकॉर्ड कायम है कि दोनों ने साथ में खेला है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो मैं क्यों नहीं जो है जाकर उस खेल के मैदान के ऊपर अपना प्रदर्शन देकर प्रयास कर सकता हूं कि अगर मेरे में कोई गुण हो, अगर मैं लायक हूं तो शायद मैं आगे चला जाऊं। तो ये चीज़ ज़रूर मेरे दिल दिमाग में थी, पर ईश्वर को और हालात को और परिस्थिति को कुछ और मंजूर था। और जो फिर कार्य मैंने किया, शायद मैं खेल भी लेता ना तो मुझे इतनी खुशी नहीं होती। और वो इस वजह से कि जब मुझे ये मौका मिला कि मैं प्रदेश के खेल के अंदर हस्तक्षेप करूं और उदयपुर शहर की अध्यक्षता मेरे को जब क्रिकेट की मिली प्रशासन के तौर के ऊपर, तो वो मेरे को जो है इतना ज़्यादा सुख और इतनी ज़्यादा खुशी उन्होंने मुझे दी। क्योंकि अगर मैं खेलता तो एक लक्ष्यराज खेल पाता, पर जब मैं स्वयं नहीं खेल पाया तो मैं अन्य लोगों की सहायता कर पाया जो खेल सके। आज अगर मेरे को ऐसे 100 मौके भी मिले तो शायद मैं उसको ना चुनकर इन चीज़ों को चुनूं जहां पर मैं लोगों की मदद करके उनको जो है आगे पहुंचाने का प्रयास करूं। और उस ज़माने में, और ये हम लोग मजाक के तौर के ऊपर खाने की मेज़ पे भी जब मैं पिताश्री के साथ जब मजाक करता हूं तो उनको भी जो है ये बातें मैंने कही। मैंने कहा कि दादाश्री और आपने जो है वो मिल के खेल के जो है वो राजस्थान को 77 साल में आप जिता नहीं पाए, मैं बिना खेले राजस्थान को 77 साल बाद 2 बार जिता कर जो है वो हम लोग लेकर रणजी चैंपियन बिल्कुल। और 8 बार जो है वो राजस्थान जो है वो फाइनल में पहुंची थी। कुदरत और परिस्थितियों ने जो है वो हालात बनाए, लोगों की मेहनत ने जो है वो हालात बनाए। और खुशी इस बात की थी कि उदयपुर के लड़कों ने जो प्रदर्शन किया, 4-4 शतक लगातार बनाए। फिर इंडिया ए का कैप्टन उदयपुर से गया और अंडर 19 का इंडिया का वर्ल्ड कप कैप्टन उदयपुर से गया। तो ये सारी चीजें इतनी ज्यादा खुशी की बात थी। मैं खेलता, एक बार खेलता, इन लड़कों ने जाकर जो है अपने आपका जो नाम वहां पर जो दर्ज कराया, जिस तरीके से ये लोग खेले हैं और अपने शहर का, अपने देश का जो उन्होंने नाम रोशन किया है, उसको शब्दों में बयान करना जो है वो नामुमकिन सी एक बात है। क्रिकेट की बात कर रहे हैं, क्रिकेट से फिर राजनीति भी आती है, राजनीति के साथ शासन भी आता है। आपका परिवार एक पीढ़ी दर पीढ़ी वंशानुगत तौर पर शासन में रहा है, परिवर्तन के साथ में डेमोक्रेसी भी आई है। बदले हुए दौर की जो सरकारों की जो शासन की जो पद्धति है डेमोक्रेसी, क्या इस पे आने का कभी आपने सोचा है? कभी आपके मन में विचार आता है कि हाँ, यहाँ भी मुझे अपना योगदान देना चाहिए? जहां तक सवाल रहा सर राजनीति का, मतलब मैं 2 बातें कहना चाहूंगा। सबसे पहली बात तो ये कि जब लोगों ने अपने दिलों के अंदर इतनी जगह दे रखी है तो फिर इंसान जो है वो क्यों इधर उधर जो है वो भटकना चाहेगा। सबसे पहली बात तो ये। और जो प्यार लोगों से मिलता है, अथात प्रेम मिलता है और अथात इज्जत मिलती है, जब वो मिल रहा है तो हम लोग भी प्रेम देने के लिए बैठे हैं। और जहाँ तक सीधे तौर के ऊपर अगर हम लोग राजनीति की अगर हम लोग बात करें तो ये एक ऐसा क्षेत्र है, ऐसी जगह है जो हर भारतीय के लिए खुली है। तो जब जो चाहे इसके अंदर प्रवेश करना, उनके लिए, सभी के लिए जो है ये दरवाजे खुले हुए हैं। कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि कोई एक ही व्यक्ति विशेष है जिसके लिए ये चीज़ उपलब्ध है। आज की तारीख में इस देश के अंदर कोई भी चाहता है अगर जन भागीदारी करना, तो आज हमारे देश का जो कानून है, हमारा जो संविधान है, वो हमारे को इजाज़त देता है कि आकर देश की जो है वो सेवा सबसे बड़ी पंचायत में या विधायक में बैठकर जो है वो कर सके। तो ये रास्ते जो है हर व्यक्ति के लिए जो है वो खुले हुए हैं। लक्षराज सिंह जी से बातों का सिलसिला जारी रहेगा। यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए।
ब्रेक के बाद खास मुलाकात में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम बातचीत का सिलसिला जारी रखते हैं लक्ष्यराज सिंह जी के साथ। सर, ब्रेक से पहले आप बात कर रहे थे कि राजतंत्र के बाद अब जनतंत्र है, लोकतंत्र है और उसमें संविधान के आधार पर सभी को उसमें पार्टिसिपेट करने का अधिकार भी है। नए दौर की एक और बात करते हैं, सोशल मीडिया और फॉलोअर्स की बात, और आप गाहे बगाहे अपनी अतरंगी चीजें हैं वो डालते रहते हैं। क्या सोच? मैं भी जानना चाहूंगा कि ऐसी कौन सी अतरंगी चीज है जो कभी, और कौन देखता है कि एक राज परिवार का सदस्य जो है कभी मायरा भरने के लिए गाड़ी ड्राइव करे, बस ड्राइव करके जा रहा है, कभी बुलेट चलाते हुए डाल रहा है। मैं टोकना चाहूंगा आपको। मैं उसको जो है वो एक राज परिवार का व्यक्ति एक मायरे के लिए बस चलाकर जा रहा है, मैं उस दृष्टिकोण से देखता ही नहीं। मैं इसको उस दृष्टिकोण से देखता हूं कि एक भाई अपनी बहन के लिए जा रहा है। ये मतलब जो है वो बाहरी तौर के ऊपर बैठकर देखने में जरूर ऐसा लग सकता होगा, क्योंकि मुझे नहीं पता कि जब इंसान उस तरफ से इस चीज को देखता है तो उसको कैसा लगा। मेरे को जो चीज लगी ये है कि मेरी बहन को जो है वो मेरे को जाना है, और उसके घर के अंदर एक बहुत ही खूबसूरत जो है वो एक त्योहार है, एक बड़ा उत्सव है, जिसके अंदर जो है वो उनकी सुपुत्र की जो है वो शादी है। एक भाई का जो है वो एक दायित्व बनता है, उसका निर्वाह करना है, और मेरे को भी मेरे पूरे परिवार को सब जो है बड़े जो है घर के उनको सबको साथ में जो है वो ले जाना है। तो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती थी कि पूरा के पूरा परिवार एक बस में बैठ जाए, उसको चल जाए, और एक भाई जो है वो अपनी बहन के लिए जो है वो उपस्थित रहे। और उन तस्वीरों को क्या कहेंगे जब ऑस्ट्रेलिया में आप पढ़ाई के दौरान वेटर का काम कर रहे हैं और झाड़ू पोंछा लगा रहे हैं, उसको डालने को क्या कहेंगे फिर? ये तो आप अब जो है वो मेरे को जो है वो गर्दिशों में घेर रहे हैं। नहीं, मैं उसको सर एक ही चीज कहूंगा। देखिए, वो एक हर भारतीय का या हर हमारे जो भारत से जो लोग जुड़े हुए हैं, जिसको हमारी संस्कृति से जो जुड़े हुए हैं, वो हर घर के अंदर ये कार्य होता है। कोई मेहमान आता है तो घर का छोटा जो है वो जाकर पानी पिलाता ही है, जो है वो घर की साफ सफाई जो है हम लोग सब करते ही हैं। जैसे कि आपने कहा कि ये जो 21वीं सदी की जो तकनीक आने लग गई है, जो भले ही इस दुनिया को छोटी कर रही है पर इंसान को इंसान से दूर कर रही है, तो हम लोग उस चीज का शिकार नहीं होना चाहते। हम लोग हमारे संस्कारों को, हमारे मूल्यों को और जो है और हमारी सांसों को जिंदा रखना चाहते हैं। तो आज अगर हमारे घर में कोई बड़े आए या छोटे भी आए, मेहमान के रूप में आए, तो उनको जो है उनका ख्याल रखना, उनको खाना खिलाना, उनके थाल में रोटी को परोसना, ये हमारा धर्म है सर। इसको किसी भी प्रकार से हमारे को हमारे छाती के ऊपर एक तमके की तरह पहनकर घूमना भी नहीं चाहिए। अगर हमने किसी को कोई पानी पिला दिया, कोई रोटी परोस दी, घर की साफ सफाई कर ली, तो उसमें क्या हुआ? लक्ष्य जी, लेकिन आप अपने आप को भले ही कितना ही कॉमन माने, कितना ही आम माने, मेवाड़ के लिए, यहाँ के लोगों के लिए तो आप खास हैं ही। आपको लगता नहीं है सोशल मीडिया पे आपकी इस तरह की प्रेजेंस और ये सब आपको एक बहुत कॉमन बना देगी? जहां हम देखते हैं लोग ट्रोल करने लगते हैं तो मिनटों में ट्रोल करने लग जाते हैं। नहीं सर, वो तो ये खतरा नहीं लगता आपको? जी नहीं सर, देखिए इसके अंदर मैं एक अलग परिप्रेक्ष्य से, अगर मैं पहले चीज को दुरुस्त तरीके से मैं नहीं कह पाया तो मैं एक अलग परिप्रेक्ष्य से इस बात को आपको अर्ज करता हूँ कि आज आप मेरे को ये बात बताइए कि वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप ने भी तो अन्य लोगों के यहाँ पर जाकर उनकी थाली में खाना खाया। तो इस बात को अब आप क्या कहेंगे? अब मैं आपकी जगह पे आ जाता हूं, आप मेरी जगह पे आ जाइए। तो आज अगर जब हमारे पुरखे इस काम को कर सकते थे, तो मैं तो उनके सामने 1.1% भी नहीं हूं सर। मैं कौन हूं? और दूसरी बात ये, आखिर में उन्हीं का रक्त जो है वो हमारी रगों में भी वही बहता है। तो जब वो इस काम को कर सकते थे, तो आज 21वीं सदी के अंदर उस कार्य को हम क्यों नहीं कर सकते? और जहां तक ट्रोलिंग का सवाल है, वो दोनों तरफों पे जो है चीजें खुली है। जो लोगों को कहना है उसका आनंद ही उसी चीज का है, खुशी ही उसी चीज की है। लोग बहुत सारी बातें कहते हैं, कुछ अच्छी भी कहते हैं, कुछ बुरी भी कहते हैं, और कुछ सीखने वाली भी कहते हैं। जो सीखने वाली होती है उसको हम सीखते हैं, जहां सुधार करने की आवश्यकता होती है वहां सुधार करते हैं, जहां लोग कोई तारीफ और प्रोत्साहन का काम करते हैं तो उसको हम उस चीज से स्वीकार करते हैं, और जिन चीजों को नजरअंदाज करना होता है उसको नजरअंदाज करते हैं। और वो डिजिटल परिवार का अपनी एक अहमियत रही है, बट इसका मतलब ये भी नहीं कि हम लोग हमारी जिंदगी को भूल जाएं। यहाँ मेरे बड़े भाई की 2 पंक्तियां जो है वो बहुत खूबसूरत हैं, जो मुझे याद भी आती हैं कि सादगी थी, बंदगी थी और सरलता थी, पर जब फेसबुक और व्हाट्सएप न थे तब जिंदगी थी। तो कोशिश ये रहती है कि इस डिजिटल वर्ल्ड के माध्यम से भी और इस डिजिटल वर्ल्ड की मौजूदगी से भी हम हमारी जिंदगी को ना भूलें। इसकी एक अच्छी बात भी है कि लोगों के दिमाग में जो कुछ दूसरी धारणाएं जो बनी हुई थी, जिसके बारे में अपने पहले चर्चा करी, उन चीजों के बारे में भी उन लोगों तक इस चीज की जानकारी पहुंचाने में हम लोगों को भी जो है आसानी हो जाती है। और अब वार्ता जो है एक तरफा नहीं है, अब वार्ता जो है वो 2 तरफा है। तो ये एक जो है वो एक खुशी का और एक आनंद की बात है।
और मेवाड़ राज परिवार की बात करें अगर, तो आधुनिक परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो मेवाड़ राज परिवार तो वैसे भी स्टीरियोटाइप्स तोड़ने में हमेशा आगे रहा है। कहने की बात आती है तो जब सबसे पहले एचआरएच ग्रुप की स्थापना हुई थी, जब इस हॉस्पिटलिटी के बिजनेस में उतरने की बात आई थी, बहुत बातें की गई थी, तब लोग हंसे थे, लोगों ने मजाक उड़ाई थी कि अब देखो ये हाल हो गए, ये लोग झूठे बर्तन धोएंगे। आज से 50 साल, सन 60-61 की मैं आपको अगर बात अर्ज करूं, जब उस जमाने में जो है वो लेक पैलेस का जन्म हुआ था, उसको जब जो है एक व्यवसाय के तौर के ऊपर सामने लाने का एक प्रयास किया गया था दादाश्री द्वारा, तब जो है वो पूरा राजस्थान और देश जो है वो हंसा था। तो आप उनके लिए एग्जाम्पल हैं, पर इसके अंदर जो पूर्वजों की जो विरासत है उसको वो मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। पर सर इसके अंदर 50 साल लगे, अब जाकर ये लोगों को ये सोच के बारे में जो है वो समझ में आ रहा है। पर उस चुनौती भरे समय से निकलना जो था वो कोई आसान काम जो था वो नहीं था सर। और आज उदयपुर जो है अपने आप को केवल अपने प्रदेश में या अपने देश में ही नहीं, पर इस दुनिया के अंदर जो है सर्वोच्च स्थान पे पाता है और पहले 10 स्थानों के अंदर अपने आप को पाता है। जैसे अन्य टूरिज्मों का जो है वो बढ़ोतरी हुई। आप एक अंदाजा लगाइए कि पहली फिल्म की शूटिंग जो हमारी जानकारी में है वो इस स्थान के अंदर किस सन में हुई होगी, आप एक अनुमान लगाने का एक प्रयास करें। हॉलीवुड में ऑक्टोपसी, वो अपन 70-80 की अपन बात कर लेते हैं। सन 1929 की एक साइलेंट फिल्म को पहली बार जो है वो यहाँ पर उसको जो है आज की तारीख में शूट किया गया। 90 साल से अधिक का जो है वो समय हो गया। आज हम लोग ऑक्टोपसी एक बॉन्ड की बहुत फेमस फिल्म है, या संस्कृति के पीछे या इन चीजों का एक प्रेम रहा, तो कहीं ना कहीं दादाश्री ने इन सारी चीजों को जो है देखते हुए फिर पिताश्री ने इस बात को आगे बढ़ाया और कहा कि अगर आज उदयपुर जो है वो स्थान के ऊपर है तो सारे उदयपुर वासियों की मेहनत की वजह से। तो इस चीज की खुशी है, इस चीज का आनंद है और खुशी से उस बात की भी चर्चा करना कि आज एक ऐसी जो है जगह के ऊपर, मुकाम के ऊपर आकर उदयपुर खड़ा हुआ है जिससे हर व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं एक फायदे में है। हर घर जो है किसी न किसी तरीके से जो है इस सोच के साथ में जुड़ा हुआ है। ये एक खुशी की बात है। और शायद यही कनेक्ट है कि आपकी पढ़ाई लिखाई और जो पूरी परवरिश हुई है वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों ऐसी भाषाओं के बीच में हुई है, लेकिन फिर भी आप आम बोलचाल की भाषा में मेवाड़ी का इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल। मैं ये कहता हूं सर कि इसके ऊपर मैंने एक लेख भी लिखा था और इसके ऊपर जो है मैं यही कहता हूं कि भाषाएं जो हैं सर वो जोड़ने का काम करती हैं। और अगर इसको एक ही जुमले में मैं कहूं कि हमारी संस्कृति ये सिखाती है कि किसी की भी माँ हो इज्जत हमको करनी चाहिए, पर अपनी माँ से तो अपन सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। तो मेवाड़ी तो अपनी माँ है, मतलब हिंदी हमारी माँ है, तो इसको तो अगर इन चीजों को अगर हम प्यार नहीं करेंगे तो फिर किससे मोहब्बत करेंगे। मेवाड़ और उदयपुर की एक आत्मा की अगर हम बात करें तो यहाँ सांप्रदायिक सौहार्द वो हमेशा से रहा है, लेकिन अभी हाल ही में कुछ इंसिडेंट्स हुए थे, खासतौर से 2 अगर करना चाहें, एक कन्हैयालाल और एक उससे पहले शंभू रैगर वाला। आप जब मेवाड़ और उदयपुर से इतने आत्मा के साथ कनेक्टेड होते हैं, आपको ये सब चीज़ें किस तरीके से प्रभावित करती हैं? आपने बहुत ही मतलब जो है एक अहम सवाल पूछा है जो मेरे को काफी अरसे से जो है वो मेरे मन में और मेरे दिल दिमाग में ये बात गूंज भी रही है। और मैं सबसे पहले तो आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं एक सोच को जो है आप सभी लोगों के समक्ष में रख सकूं। सबसे पहली बात, हम लोग सब इस बात को अच्छी तरह से समझ लें, इसमें कहीं कोई किसी भी तरीके से हम लोग गलतफहमी ना पाले और किसी भी तरीके से हम लोग इसको एक अलग दिशा के अंदर ले जाने का प्रयास ना करें। मेवाड़ जो है कभी भी किसी भी दौर के अंदर किसी भी मजहब और किसी धर्म के खिलाफ कभी नहीं रहा है। मेवाड़ ने जितनी भी लड़ाइयां लड़ी है किसी भी मजहब के खिलाफ नहीं लड़ी है। ना मेवाड़ तब किसी मजहब के खिलाफ था, ना आज किसी मजहब के खिलाफ है, ना आने वाले कल के अंदर किसी मजहब के खिलाफ होगा। पर इसके अंदर एक बात मैं और पूरी तरीके से जो है वो मैं दुरुस्त कर देना चाहता हूं कि मेवाड़ की लड़ाई रही है पहले भी तो सोच की रही है, पर उसको धर्म के रंग देकर और अन्य चीजों को इसके अंदर लाकर या मेवाड़ का नाम घसीटना, चाहे इसके अंदर मेवाड़ को अकेला ही क्यों ना खड़ा रहना पड़ जाए, वो हम लोगों को स्वीकार है। पर जहां तक सवाल रहा स्वाभिमान का, उसके ऊपर समझौता करना किसी कीमत के ऊपर जो है वो मेवाड़ को स्वीकार नहीं रहेगा। क्योंकि जब पहले भी ये चीजें हुई थी तब किसी व्यक्ति विशेष के साथ में कोई दुश्मनी नहीं थी, किसी धर्म के खिलाफ कोई दुश्मनी नहीं थी,
ना हम किसी का 1 इंच चाहते हैं और ना हम चाहते हैं कि कोई हमारा कभी आंख उठाकर भी जो है वो देखे। और आज इस 21वीं सदी के अंदर कि आज इस देश का एक भावी कानून है, उस कानून के जो है वो रखवाले हैं। ये जरूर है, आज जितनी जो है संघर्ष लगता है लड़ाई करने के अंदर, उतना ही संघर्ष लगता है धैर्य रखने के अंदर। जरूर इसमें जो है वो हमारे धैर्य की एक परीक्षा है, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम जाकर कानून को किसी प्रकार से हमारे हाथ में ले लें। और देखिए साहब, अंत में मैं जो है एक ही बात कहूंगा कि हर वो बात है जो सुनी जाती है अगर उसे सलीके से कही जाती है। खास मुलाकात में आने के लिए लक्षा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने वक्त निकाला, बातचीत करी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खास मुलाकात में आज बस इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए News 18 राजस्थान।